कल तक हम लोग देख चुके हैं इसका रेगुलेशन। अब दो चीज हम लोग को देखना है। एक हम लोग को देखना है अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, दूसरा देखना है डिसऑर्डर्स और डिजीजेस ऑफ किडनीज। तो बारी बारी से देखिए। अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, इसमें एक आ जाता है लंग्स, दूसरा आ जाता है लीवर और तीसरा आ जाता है स्किन। अब लंग्स ये वेस्ट के रूप में एलिमिनेट करता है किसको? एलिमिनेट्स कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो हम लोग सभी जानते हैं, लेकिन कभी फील किए जब मुंह से हवा छोड़ते हैं ऐसा करके गर्म लगता है? लगता है ना? इसका मतलब हाँ, टेम्परेचर डिस्टेंस भी रहेगा तब भी, और नजदीक पे भी। ऐसे अगर अभी जैसे हाथ पसीना के कारण ठंडा लग रहा है, इस पे जरा इस तरीके से भाप छोड़कर देखिए, देखिएगा। आइए जल्दी आइए। अच्छा आइए, तो आपको फील होगा गर्म है। द रीजन क्या है कि हमारे बॉडी का जो वार्मथ है उसके साथ वो एडजस्टेड है वो एयर। ठीक है, अब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, दैट इज अनदर थिंग। पर ये जो एयर बाहर की ओर आ रहा है दैट इज एट द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। और हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, या 97 डिग्री फ़ारेनहाइट, यही है। तो इस टेम्परेचर का एयर जब बॉडी में से बाहर आएगा वो आपको गर्म लगेगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज नोटिस किए, जाड़े के दिन में जब टेम्परेचर 5 डिग्री 10 डिग्री रहता है, उस समय भी अगर कपड़ा खींचकर सुखाने के लिए टांग देते हैं, कपड़ा सूखता है कि नहीं? सूखता है ना, लेट से सूखता है पर सूखता है जरूर। तो अगर कपड़ा सूख रहा है इसका मतलब उसका पानी कहीं तो जा रहा होगा। कहाँ जाता होगा, कैसे जाता होगा बताइए तो? इवेपोरेशन, यानी उतने लो टेम्परेचर पे भी वाटर वेपर बन रहा है। तो आप जो भाप छोड़ रहे हैं, मतलब आप जो एयर छोड़ रहे हैं, है ना, माउथ से या नॉस्ट्रिल से, इसका तो अच्छा खासा टेम्परेचर है। तो क्या लगता है इसमें इवेपोरेशन नहीं हो रहा होगा? होता है। और हमारा लंग्स दूसरा वाटर एलिमिनेट करता है अलोंग साइड, एलिमिनेट्स कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा एलिमिनेट्स वाटर ऑल्सो। और कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन का रेट लगभग लगभग रहता है 200 मिलीलीटर पर मिनट। लगभग लगभग 200 मिलीलीटर पर मिनट के रेट से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से एलिमिनेट करते हैं। अब एक यहीं पे क्वेश्चन आता है, क्या आप बता सकते हैं 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड कितना ml कार्बन डाइऑक्साइड लेके निकलता है टिश्यूज में से या लंग्स को डिलीवर करता है? याद है? 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड, 4 मिलीलीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। और कितना ऑक्सीजन डिलीवर करता है 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड? 5 ml।
तो ये जो डेटा है, ये जो कुछ न्यूमेरल्स हैं, इनको याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन में आता है। तो ये याद रखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रति मिनट हमारे लंग्स में से 200 मिलीलीटर पर मिनट के रेट से बाहर आता है लगभग, और साथ में ढेर सारा वाटर भी हम एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, अब आइए सेकेंड, लिवर को हम लोग देखते हैं। इसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। स्किन, स्किन से दो तरह का ग्लैंड जुड़ा हुआ है। एक है स्वेट ग्लैंड और दूसरा है सीबेसियस ग्लैंड। एक है स्वेट ग्लैंड और एक है सीबेसियस ग्लैंड, जिसे हम लोग मतलब लेमैन टर्म में ऑयल ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, स्वेट ग्लैंड से जो एलिमिनेट होता है, एलिमिनेटेड, ये होता है स्वेट। और सीबेसियस ग्लैंड से एलिमिनेट होता है, ये है सीबम। वो है स्वेट और ये है सीबम। आइए, अब देखिए स्वेट का प्रिंसिपल फंक्शन क्या है। प्रिंसिपल फंक्शन ये है कूलिंग बॉडी सरफेस। और सीबम, इसका प्रिंसिपल फंक्शन है टू मेंटेन लस्टर ऑफ स्किन। लस्टर मतलब समझते हैं, चमक। तो स्किन के लस्टर को मेंटेन करना सीबम का फंक्शन, और बॉडी सरफेस को कूल रखना स्वेट का फंक्शन। ठीक है, स्वेट निकल के आ रहा है स्वेट ग्लैंड से, सीबम निकल के आ रहा है सीबेसियस ग्लैंड से। ठीक है, पहले यहां तक नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चमक से भी इन्फर कर सकते हैं या स्मूथनेस ऑफ द स्किन। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ जाए, हो गया। तो यहां देखिए, अगर कूलिंग करना है तो प्राइमरीली क्या रिलीज करना होगा, वाटर। ठीक है, इसका मतलब स्वेट के सहारे बॉडी में से वाटर बाहर आता है, एक्स्ट्रा वाटर तो बाहर आ ही सकता है। सेकेंडली, इसके साथ ये बाहर निकालता है सॉल्ट, और इस सॉल्ट में प्राइमरीली जो सॉल्ट रहता है वह है सोडियम क्लोराइड। इसके साथ ही ये लिटिल अमाउंट ऑफ यूरिया भी बाहर निकाल सकता है। तो सॉल्ट और यूरिया ये बाहर आ सकते हैं हमारे स्वेट के मदद से। और जिन लोगों को एक्सेस स्वेटिंग होता है ना, बहुत सारा है, देखिएगा अगर एक्सेस स्वेटिंग हो रहा है और वो बॉडी क्लीन ठीक से नहीं करते हैं तो उनका बॉडी स्मेल करता है। उसके पीछे एक प्राइमरी रीजन है, यूरिया इज बैक्टीरियली डिग्रेडेड, और डिग्रेडेशन के बाद बहुत सारे फाउल स्मेलिंग कंपोनेंट्स तैयार होते हैं, इस वजह से उनका
स्वेट स्मेल कर सकता है। नाउ कम टू दिस, अगर किसी चीज को स्मूथ प्लेन बनाना है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग फ्रिक्शन पढ़ते हैं 11th में, तो पढ़े हैं फिजिक्स में, तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए क्या यूज करता है? जैसे बॉल बियरिंग है, ठीक है, बॉल बियरिंग के अंदर में जो बॉल्स रोटेट करने जा रहे हैं, फ्रिक्शन तो होगा ही उसके बगल के सरफेस से, तो बॉल बियरिंग स्मूथली घूमे उसके लिए हम लोग उसमें क्या ऐड करते हैं? बोलिए। ग्रीस जैसा कोई चीज ऐड करते हैं, ऑयल डालते हैं, तो वो क्या करता है? सरफेस को स्मूथ करता है, जिससे फ्रिक्शन हो जाता है कम, ठीक है। तो उसी चीज को यहां पे भी ध्यान दीजिए, अगर स्किन को स्मूथ रखना है, लस्टर इसका वापस रखना है, तो हमारे बॉडी इस स्पेशल ग्लैंड से, सेबेसियस ग्लैंड से स्किन के सरफेस पे इसी तरह का ऑयली मटेरियल भी रिलीज करता है। तो ये सिक्रेट करेगा, यानी सीबम का कंपोजिशन होगा ऑयली मटेरियल्स, और इसमें रहेंगे वैक्सेस, सम HC यानी हाइड्रोकार्बन, एंड breakdown products of कोलेस्टेरॉल, जिन्हें हम लोग स्टेरॉल्स भी कह सकते हैं। ये चीजें स्किन को स्मूथ रखती है, और ये बाय डिफॉल्ट हमारा बॉडी रिलीज करता है विद द हेल्प ऑफ द सेबेसियस ग्लैंड, जो सेबम का कंपोजिशन है। नाउ सी दिस, अगर बॉडी में एक्सेसिव फैट्स होगा तो ये इनसे बाहर आ सकता है, ठीक है। बहुत सारे हाइड्रोकार्बन है जो बाहर आएंगे, हमारे बॉडी में कई बार बनते हैं, ये ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है बहुत सारी चीजों के, वो आएंगे। और वैक्सेस, ये तो हाइड्रोकार्बन ही हैं, है ना। तो जिन चीजों को बॉडी दूसरे स्ट्रक्चर से, जैसे एनल पोर, जो एनल जिसको कहते हैं, जिससे हमारा फिकल मटेरियल पास आउट होता है, वहां से जो चीजें बाहर नहीं आ सकती, या दूसरा हमारा यूरिनरी मैटर, उससे अगर ये चीजें बाहर नहीं आ सकती, तो उसके लिए तीसरा ऑप्शन हमारे पास है, हमारा स्किन। सो दिस इज द रीजन कि हम लोग स्किन को भी शामिल करते हैं एक एक्सिटरी स्ट्रक्चर के रूप में। बॉडी का सबसे बड़ा सरफेस है, बहुत सारे पर्पसेस सॉल्व करता है, राइट, कवर भी करता है, एक्सिशन में भी हेल्प कर रहा है। एट द सेम टाइम अगर वार्मथ बढ़ जाता है, गर्मी बढ़ जाती है बॉडी के अंदर में, है ना, तो सरफेस को कूल करने के लिए स्वेटिंग भी होता है। तो गर्मी के सीजन में आपको महसूस हो ही रहा होगा। इस तरीके से ये दो पार्ट हमारा सॉर्ट आउट होता है एज एन एक्सिटरी स्ट्रक्चर्स। नाउ कम टू द लीवर, हाउ डज इट वर्क? लीवर से जो चीजें बाहर निकलती हैं उसमें प्राइमरी है द बाइल एंड इट्स कंपोनेंट्स, और बाइल में रहता है बाइल सॉल्ट एंड बाइल पिगमेंट। ये जो सॉल्ट है ये करेगा आगे जाके डाइजेशन में हेल्प बाय एमल्सिफिकेशन, और एमल्सिफिकेशन है ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज फैट्स इनटू फैट ड्रॉपलेट्स, छोटे फैट के
स्ट्रक्चर्स में, है ना, बड़े फैट के टुकड़े टूट जाना, इसी को एमल्सिफिकेशन कहता है। इससे बेनिफिट क्या होता है, जो एंजाइम है फैट डाइजेशन के लिए लाइपेज, उसको बड़ा सरफेस एरिया मिल जाता है, तो ज्यादा से ज्यादा फैट्स डाइजेस्ट कर पाएगा। और अगर एक जगह गट्ठर बंधा हुआ रहेगा तो एंजाइम के कांटेक्ट में क्या आएगा, सिर्फ सरफेस आएगा, इनर पोर्शन ऑफ द जो फैट्स है वो तो एंजाइम के कांटेक्ट में आएगा नहीं, नेचुरली पार्शियल डाइजेशन होगा, कंप्लीट डाइजेशन फैट्स का नहीं होगा। तो हम बड़ी मुश्किल से जिस चीज को डाइजेस्ट करने मतलब इनटेक किए हैं, वो अगर अनडाइजेस्टेड ही बॉडी से बाहर निकल जाए तो हमारे बॉडी को नुकसान ही होगा ना। सो दैट इज व्हाई फैट डाइजेशन के लिए इसका छोटे टुकड़ों में टूटना जरूरी है। अब रीजन क्या हो जाता है, व्हाई इट टेक्स दैट काइंड ऑफ शेप, वो एक जगह गट्ठर बना हुआ एक जगह का एक्यूमुलेटेड क्यों रहता है? द रीजन है, फैट्स बनते ही बोलते ही आपके दिमाग में आना चाहिए किस तरह का मटेरियल होगा, नॉन पोलर, ये हाइड्रोफोबिक मटेरियल। और आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो मेजोरिटी में फ्लूइड है दैट इज वाटर। आप जो सलाइवा पास करते हैं एक दिन में 1.5 से 2 लीटर या इससे भी ज्यादा, आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन कंटिन्यूअसली ये फ्लो करता है और आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जा रहा है। 30 सलाइवा का मेजर पोर्शन है वाटर। कहने का मतलब है आपका बॉडी ही मैक्सिमम वाटर से बना हुआ है, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी तो वाटर ज्यादा होगा। नाउ द पॉइंट इज, वाटर कैसा मटेरियल है, पोलर। फैट्स कैसा है, नॉन पोलर। फूड इंटेक किए हैं वाटर के साथ, तो एक नॉन पोलर मटेरियल पोलर एनवायरनमेंट में, पोलर ओशन में बैठा हुआ है और ये रिपल्सन फील कर रहा है, भागने का कोई रास्ता नहीं, तो ये क्या करेगा, मजबूरी में सारे फैट्स एक जगह एक दूसरे से दोस्ती निभाने के लिए एक्युमुलेट हो जाएंगे। दिस इज द रीजन व्हाई कि आपको फैट के बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आते हुए दिखेंगे। नाउ योर पर्पस इज टू आइसोलेट देम so that the enzyme lipase can access them point to point, और इसी के लिए emulsification जरूरी है। and this is done by the bile salts, and bile salts are also some breakdown product of certain compounds। एक तरह से इनका एलिमिनेशन लीवर के जरिए हो रहा है, लीवर में ही बाइल फॉर्मेशन हो रहा है और ये गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है। टाइम टू टाइम जब फूड मटेरियल आता है गॉल ब्लैडर पंप करता है और बाइल निकलता है। ठीक है, ये हम लोग 10th में जानते हैं, 11th में भी था लेकिन वो हटा दिया है, फिर भी 10th का नॉलेज इतना तो है हमारे पास, तो वी नो दैट। नाउ अनदर थिंग, बाइल पिगमेंट, और इसका सोर्स है हीमोग्लोबिन। इन मेजर, अब यहां से आपको एक अलग ही डायमेंशन में इन चीजों को समझना है, ये नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कितने सारे नेचर में इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो बहुत सारा चीज हम नहीं जानते। अब इधर देखिए, हम क्या बोले, जो बाइल पिगमेंट है उसका मेजर सोर्स कौन हो गया, हीमोग्लोबिन। अब ये कैसे बाइल के जरिए बॉडी से बाहर आ रहा है वो देखिए। देखिए 120 डेज कंप्लीट होगा, आरबीसी डिस्ट्रॉय होगा, कहां जाके, ये मत बोलिएगा नहीं जानते, बोलिए प्लेस पता है, हाँ? स्प्लीन रे, कितनी बार बताएं, एक तो हम लोग जब टिश्यू पर रहते हैं वो एनिमल टिश्यू उस समय बताएं, दूसरा सर्कुलेटरी सिस्टम पर रहे उस समय बताएं, 2-2 बार। अब यहां डिस्ट्रक्शन के बाद ये लीवर में आता है, डेथ के बाद लीवर में कौन सा पोर्शन आएगा, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन पर एक लीवर एंजाइम
एक्शन करता है और इस लीवर एंजाइम का नाम है हीम ऑक्सीजिनेज। इससे हीमोग्लोबिन कन्वर्ट हो जाता है आयरन, फ्री आयरन में, प्लस बिलीरुबिन में, प्लस कार्बन मोनोक्साइड। ये रिसाइकल हो जाता है, रिसाइकल्ड। ये बाय सम मीन्स ऑक्सीडाइज होता है कार्बन डाइऑक्साइड में और एलिमिनेट हो जाता है। बच गया कौन? बिलीरुबिन। ये बिलीरुबिन लीवर से बाइल के साथ कॉन्जुगेट बन के बाहर आता है, कॉन्जुगेटेड फॉर्म। इसी को कॉन्जुगेट बिलीरुबिन कहते हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो बिलीरुबिन बाइल के सहारे लीवर से बाहर आता है और आएगा कहां? इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में बिलीरुबिन आते ही इस पे एक्शन करता है बैक्टीरिया, और ये डिग्रेड होता है। डिग्रेड होने के बाद ये बन जाता है बिलीवर्डिन। वन मोमेंट। बाइल, बाइल से बाहर आया, ये फिर डिग्रेड होगा और ये बन जाएगा यूरोबिलिनोजेन। ये यूरोबिलिनोजेन बनेगा। ये कलरलेस है। फर्दर ये यूरोबिलिनोजेन कन्वर्ट हो जाता है इनटू स्टर्कोबिलिन, इंटेस्टाइन में ही। और ये येलो कलर होता है, येलो ब्राउन। और ये फिकल मैटर के साथ बाहर आता है, विथ फिकल मैटर। और यही ह्यूमन फिकस को या ह्यूमन फिकल मैटर को ब्राउन कलर्ड बनाता है। इसका 80% इस तरीके से एक्सक्रीट होता है, बचा हुआ 20% रीएब्सॉर्ब हो जाता है, रीएब्सॉर्ब इन ब्लड, और फिर ये लीवर को वापस जाता है टू लीवर फॉर सर्टेन पर्पस। और इसका स्मॉल अमाउंट किडनी को आता है, स्मॉल अमाउंट।
किसका? यूरोबिलिनोजेन का। और यूरोबिलिनोजेन का जो स्मॉल अमाउंट किडनी को आया, ये किडनी इसको कन्वर्ट करता है यूरोबिलिन में, और ये होता है येलो कलर। अब देखिए, अगर यूरिन हाईली डाइल्यूटेड है, यूरिन डाइल्यूटेड कब रहेगा? एम्पल वाटर के साथ कब बाहर निकलेगा? जब आप वाटर स्ट्रेस में नहीं है, बॉडी हैज सफिशिएंट वाटर, तो उसको वाटर यूरिन के साथ एलिमिनेट करने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा इजीली वो वाटर रिटेंशन नॉर्मल कर चुका है, एक्सेस वाटर को वो बाहर निकाल रहा है। ठीक है, तो ऐसा यूरिन कैसा दिखाई देगा? कलरलेस। तो ये कलरलेस हो क्यों पा रहा है? क्योंकि ये जो यूरोबिलिन यहां से निकल रहा है ना, ये यूरोबिलिन बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो गया। जैसे आप एग्जांपल लीजिए, मान लेते हैं 1 गिलास पानी है, ठीक है, उसमें 1 चुटकी नमक डाल दीजिए, जस्ट थोड़ा सा, ठीक है, उसको अच्छे से चम्मच से चलाइए। अब उसका टेस्ट लीजिए, आपको सॉल्टेड वाटर नजर आएगा? महसूस होगा ना? नहीं, थोड़ा बहुत तो होगा। अब एक काम कीजिए, उसी पानी को एक खाली जग में पलट दीजिए, जग इतना बड़ा होगा 2.5 लीटर का, उसे पलट दीजिए। अब 1 गिलास पानी को पूरा 2.5 लीटर बनाइए पानी डाल के, विदाउट एडिंग फर्दर सॉल्ट। अब उसको थोड़ा सा चख के देखिए, आपको सॉल्ट का टेस्ट पता चलेगा? होगा जरूर, लेकिन आपको महसूस नहीं होगा, बिकॉज इसका कॉन्सेंट्रेशन इतना फॉल कर गया कि आपको फील नहीं हो रहा। सिमिलरली, इसका मतलब यह नहीं है कि कलरलेस हो गया तो यूरोबिलिन गायब हो गया, नहीं, इट इज देयर। द थिंग इज दैट द यूरिन इज सो डाइल्यूटेड दैट वी आर नॉट एबल टू ऑब्जर्व इट्स कलर। समझ में आया? और जब हम वाटर स्ट्रेस में होते हैं, कल परसों लगातार जिस बात को बार बार बोले जा रहे हैं, जो वाटर स्ट्रेस में आते हैं, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और दूसरा कलेक्टिंग डक्ट, जो कि मेजर रीजन है वाटर रीअब्जॉर्प्शन के, तो कहां से वाटर खींच रहा है? किडनी ट्यूब्यूल में से। तो रिजल्ट क्या हो रहा है? यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड, उसमें से पानी कम हो जाएगा, तो आपको ज्यादा से ज्यादा यूरोबिलिन दिखाई देगा। दैट इज द रीजन वाई जो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन होता है उसमें कलर आने लगता है। एक्सट्रीमली कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन रेडिश कलर दिखता है, येलो रेड। कई बार दिखेगा बहुत गाढ़ा हल्दी का पाउडर पानी में घोलने के बाद रेडिश दिखता है, नोटिस किए? और वही डाइल्यूट कर दीजिए, पीला दिखेगा। बहुत ज्यादा सब्जी में पानी डाल दीजिए, पीला रंग दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। गॉट द पॉइंट? तो इस तरीके से कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन येलो दिखेगा, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन रेडिश येलो दिखेगा, हाईली डाइल्यूटेड यूरिन कलरलेस दिखेगा, बिकॉज ऑफ दिस रीजंस। हाँ, तो वो प्रॉब्लमेटिक है। बहुत सारे पेशेंट्स, बहुत सीरियस पेशेंट्स हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनके यूरिन देखिएगा, यूरो बैग जो होता है जिसपे यूरिन कलेक्ट कर रहे होते हैं सेफली, वो देखिएगा रेडिश कलर दिखता है। तो उसके पीछे रीजन है कि उनके अंदर अभी कुछ स्ट्रेस है, जिस वजह से वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन पास कर रहा है। जैसे जैसे यूरिन डाइल्यूट होगा, दिखेगा वो कलर येलोइश होने लगेगा। बहुत अच्छा यूरिन पास हो रहा होगा तो कलरलेस दिखेगा। तो जब ये सारा पैरामीटर्स नॉर्मल होने लगता है, मतलब जो एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग के साथ जो जो है ना पैरामीटर्स होता है, उस लेवल पे आने लगता है, तो हम पेशेंट को क्या करते हैं? आईसीयू से शिफ्ट कर देते हैं जनरल वार्ड में। फिर भी देखते हैं कि वो मेंटेन कर रहा है नॉर्मल फिजियोलॉजी, तो हम उसे डिस्चार्ज कर देते हैं। दिस इज द रीजन व्हाई वी आर कंसर्न्ड अबाउट इट। तब यहां क्या हो गया? यूरोबिलिन के फॉर्म में जो येलो कलर होता है, ये यूरिन बाहर एलिमिनेट करता है यूरोबिलिन को। तो आप लीवर का रोल देख रहे हैं, कौन कौन से चीजों को ये एलिमिनेट कर रहा है? बाइल के रूप में, बाइल के रूप में किन किन चीजों को बाहर निकाला? एक तो बाइल सॉल्ट, है ना,
कहाँ गया? अच्छा, वो पीछे वाले स्लाइड में था। अब यहाँ पे देख रहे हैं बिलीरुबिन का क्या किस तरीके से ये फिजियोलॉजी मेंटेन होता है वो, और उसके बाद फाइनली ये बिलीरुबिन यूरिन में कैसे आता है, तो यूरोबिलिन के फॉर्म में। बहुत सारे जगह पे देखिएगा इसी यूरोबिलिन को स्टर्कोबिलिन सॉरी यूरोक्रोम भी कहते हैं। तो यूरिन को कलर देने वाला सब्सटेंस यूरोक्रोम, क्रोम कहीं पे लिखा हुआ है, इसका मतलब वो क्रोमोजेनिक यानी कलर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस है। तो यूरोबिलिन ही यूरोक्रोम में कहलाता है बहुत सारे जगहों पर। अब आप इसको नोट कर सकते हैं। अब अपार्ट फ्रॉम बिलीरुबिन, liver can excrete others like cholesterol, its breakdown products, some fat soluble materials, vitamins, अगर एक्सरे हो गया तो स्टेरोल्स एटसेट्रा। ये अदर प्रोडक्ट्स हैं जिनको कि लिवर एक्सक्रीट आउट करता है, बॉडी से बाहर निकालने का रास्ता देता है। देखिए, शुरुआत किया है ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम से, जो हटा दिया है, लेकिन अगर आप पढ़ते तो आपको पता चलता है 12-15 पेज का चैप्टर है, बहुत लंबा। लेकिन जानते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे सिंपल है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी आप देखे होंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको कॉम्प्लेक्सिटी आया होगा, कैलकुलेशंस हैं, वही मेन है एक्चुअली। पूरा बॉडी का सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, एक तरह से ऐसे समझ सकते हैं। चाहे रेस्पिरेशन हो चाहे एक्सक्रीशन हो, दोनों तो उसी से डिपेंडेंट है। सर्कुलेशन अपने आप में हार्ट के मदद से हो रहा है। एक्सक्रीटरी सिस्टम उससे भी बड़ा दिख रहा है तो छोटा, थोड़ा ही में दिया है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी देख रहे हैं, लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। इसलिए यूरोलॉजिस्ट मतलब किडनी स्पेशलिस्ट 2-3 तरह के होते हैं। एक यूरोलॉजिस्ट होते हैं, एक नेफ्रोलॉजिस्ट है, नेफ्रॉन लेवल पे ये सारा माइन्यूट से माइन्यूट चीज देखते हैं, और एक यूरोलॉजिस्ट यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई इंफेक्शन वगैरह है उसको वो डील करते हैं। यूरिन किडनी में स्टोन हो गया वो यूरोलॉजिस्ट देखते हैं। नेफ्रोलॉजिस्ट ये सारा मॉलिक्यूलर लेवल। हाँ, पेट में ही किडनी होता है ना। इंटेस्टाइन में 2 जगह स्टोन दिखाई देगा, एक किडनी में हो सकता है, दूसरा गॉल ब्लैडर, तीसरा कोई जगह ही नहीं। अब देखिए, हम लोग को देखना है एक और चीज इसमें। ओ शिट, पढ़ना नहीं है आज। अब एक हाँ, उतना तो लिख चुके हैं ना। अच्छा, अदर excretory products from the
लिवर, इसमें आएंगे कोलेस्टेरॉल, सम वाटर soluble, sorry, not water, some fat soluble materials, vitamins, sterol, and some drugs, hormones. अब है डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी। इसमें आपको जानने के लिए 3 दिया है। एक दिया ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस। अब यहां समझिए, ग्लोमेरुलो कहने का मतलब क्या हो गया? ग्लोमेरुलस, यानी ये क्या है? कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज का कलेक्शन। नेफ्राई यानी नेफ्रॉन, और ITIS मतलब स्वेलिंग। किसी भी ऑर्गन के साथ, किसी भी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर के साथ ITIS लगा हुआ है, इसका मतलब इसका स्वेलिंग। जैसे हेपेटाइटिस मीन्स व्हाट? स्वेलिंग ऑफ द लिवर। मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस, मेनिंजस कहते हैं ब्रेन के मेम्ब्रेन को, प्रोटेक्टर मेम्ब्रेन होता है ब्रेन का, उसको मेनिंजस कहते हैं, उसका स्वेलिंग हुआ मेनिंजाइटिस। आर्थराइटिस, आर्थरो मतलब जॉइंट्स, उसका स्वेलिंग आर्थराइटिस। उसी तरह यहां क्या हो गया? नेफ्रोनाइटिस, नेफ्रॉन का स्वेलिंग। नेफ्रॉन में कहा? ग्लोमेरुलर लेवल पे, यानी ब्लड वेसल्स लेवल पे, वहां पे स्वेलिंग हो गया। इसको हम लोग कह रहे हैं ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस। मतलब समझ में आया? ब्रेक करके इसका मीनिंग समझ में आ गया? ऐसा क्या लगता? पता नहीं, इसको तो बोलने ही में दिक्कत होगा, पर ये है एक्चुअली ग्लोमेरुलस लेवल पे नेफ्रॉन का स्वेलिंग, ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस। और ये होता क्यों है? रीजन एक लाइन में, ड्यू टू सम एलर्जिक रिएक्शंस। दूसरा आपको दिया है देखने के लिए, स्टोन इन किडनी। अब हमारे बॉडी में किडनी जो चीज को फिल्टर कर रहा है, जिस चीज को फिल्टर कर रहा है, उसमें सॉल्ट भी आते हैं, और अगर लंबे समय तक सॉल्ट अनयूज्ड पड़ा हुआ रह गया, देखते हैं गट्ठर बन जाता है। तो यानी अगर सॉल्ट जमा हो रहा होगा तो स्टोन बन सकता है, ये पॉसिबिलिटी तो दिख रहा है। एक प्रकार का कंपाउंड है, एक प्रकार का सॉल्ट है, उसको ऑक्सलेट या ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्ट बोलते हैं। ऑक्सैलिक एसिड जानते हैं ना? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़े, इसको तो पता है। ऑक्सैलिक एसिड कैसे होता है? COH COH, दिस इज ऑक्सैलिक एसिड। इसका सॉल्ट ऑक्सलेट, ये कंपैरेटिवली कम सॉल्युबल होता है वाटर में, ठीक है। इसका मेजर सोर्स जानते हैं कहां है? सीड्स, स्पेशली द सीड्स ऑफ टोमेटो।
सीड। तो टोमेटो सीड ज्यादा कंज्यूम करने से बॉडी में ऑक्सलेट का लेवल बढ़ता है और ये किडनी स्टोन कॉज कर सकता है, क्योंकि फिल्टर कहां से होगा? ये वेस्ट है, जब ब्लड में एब्जॉर्ब हुआ आने के बाद फिल्टर होगा कहां से? किडनी से। अब जा नहीं रहा है, कहीं कहीं रुक जा रहा है, तो ग्लोमेरुलस लेवल से बाहर तो आ गया, बोमेंस कैप्सूल में आया, उसके बाद आगे चलते चलते मान लेते कलेक्टिंग डक्ट से भी ड्रेन हो गया, पहुंचेगा कहां? रेनल पेल्विस। हो सकता है वहां पे जाके टिक रहा हो, रुक रहा हो, तो रेनल पेल्विस पे जाके ये कैलकुली कहते हैं इसको, स्टोन वहां पे फॉर्म कर सकता है, किडनी लेवल पे हो गया। या किडनी से बाहर आने वाला ट्यूब यूरेटर वहां जाके फंस गया, तो यूरेटर में हो सकता है। या कई बार ऐसा हो सकता है यूरिनरी ब्लैडर में जाके जमा हो गया, तो स्टोन यूरिनरी ब्लैडर में दिखाई देगा। और कई बार ऐसा हो सकता है यूरिनरी ब्लैडर काफी कस के पुश किया, पंप किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, और ये यूरेथ्रा से निकल पा रहा था लेकिन बीच में अटक गया। नाउ दिस इज वेरी पेनफुल, इट पेन्स एंड इट कैन ब्लीड ड्यूरिंग यूरिनेशन। तो पैथोलॉजिकल कंडीशन आने लगता है, इन्फेक्शन हो सकता है, मेनी थिंग्स। तो अल्ट्रासोनोग्राफी करके हम लोग उसका एक्चुअल लोकेशन पता कर सकते हैं, देखते हैं साइज क्या है, अकॉर्डिंगली डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं। इसको ब्रेक करने का एक तरीका है, इसको ग्रैन्यूल्स में बहुत छोटे कण में तोड़ दीजिए। तो उसके लिए किसी चीज को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? हैमर करना पड़ता है। तो हम बॉडी के अंदर किस चीज से हैमर करेंगे? तो कहता है एक शॉक वेव दे सकते हैं, एंड शॉक वेव इज अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड का जब किडनी पर या उस पर्टिकुलर लोकेशन पे हम फॉल कराते हैं, काफी हाई इंटेंसिटी अल्ट्रासाउंड उस पर फॉल कराते हैं, तो ये क्रश हो जाता है, छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। इसको लिथोट्रिप्सी कहते हैं, ये मेथड है। तो विदाउट सर्जरी वी कैन मेक इट टू बिकम वेरी स्मॉल फ्रैगमेंट्स। नाउ विथ यूरिन और बहुत ही डाइल्यूटेड यूरिन के साथ ये बॉडी से बाहर आ सकता है। तो एक्सेसिव यूरिनेट करने के लिए मेडिसिन कुछ दिया जाता है लिथोट्रिप्सी करने के बाद, और उसे उन चीजों को खाने से मना किया जाता है, रोका जाता है जिनमें कि सॉल्ट कंटेंट ज्यादा है। इन चीजों को अवॉइड करने के लिए बोला जाता है, और पानी ज्यादा पीने के लिए बोलते हैं। इससे क्या होता है, जो भी इस तरह का ग्रैन्यूल्स है वो यूरिन के सहारे बॉडी से बाहर निकल जाए। सो दिस इज हाउ इट फॉर्म्स एंड इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। तो किडनी स्टोन ये मेजॉरिटी में किन के वजह से होते हैं? मेजॉरिटी ऑफ द स्टोन कंपोनेंट, फैन ऑन कीजिए, कंपोनेंट ऑक्सोलेट, ऑफ कीजिए, ऑक्सोलेट। मेजॉरिटी ऑफ द स्टोन कंपोनेंट इज ऑक्सोलेट, ठीक है। और फिजियोलॉजी समझ ही चुके हैं, ज्यादा डिटेल इसका डिस्कस करने के लिए है भी नहीं एनसीईआरटी में, हम लोग भी ज्यादा नहीं करेंगे। अब एक है जिसमें हम लोग को फिगर आउट करना है, वो है रीनल फेल्योर। और रीनल फेल्योर क्या है? रीनल फेल्योर है, रीनल यानी किडनी। जैसे हार्ट का हार्ट फेल्योर आप देखें ना, उसमें हम क्या समझाएं, कब हार्ट फेल्योर कहेंगे? जितना आउटपुट चाहिए ब्लड का, जो कि ऑक्सीजन सफिशिएंटली बॉडी के सेल्स तक पहुंचाए, अगर उतना ऑक्सीजन ब्लड सर्कुलेशन के दौरान सेल्स को नहीं मिल रहा है जिससे सारे बॉडी के सेल्स नॉर्मल फंक्शन कर सकें, तो हम लोग क्या कहेंगे? हार्ट फेल्योर की ओर जा रहा है। जब मिनिमम कॉन्शियसनेस के लिए भी ऑक्सीजन सप्लाई ब्लड नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? एक्यूट हार्ट फेल्योर। और एब्सोल्यूट हार्ट फेल्योर हो जाएगा, इसका मतलब है कार्डियक अरेस्ट। हार्ट पूरी तरह से फेल कब करेगा? जब हार्ट पंप ही नहीं करेगा।
तो थोड़ा पंप कर रहा है लेकिन ब्लड सफिशिएंट नहीं जा रहा है। ब्लड सफिशिएंट करने का मतलब ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं जा रहा है, कार्डियक फेल्योर हो रहा है ना। तो एजिंग के साथ कार्डियक फेल्योर होता है, इसलिए किसी का अगर अचानक से डायग्नोस होता है लेट एज में कि हार्ट फेल्योर है, घर के लोग परेशान हो जाते हैं, जा अब तो गया। ऐसा नहीं है, एजिंग के साथ सारे ऑर्गन सारे मसल्स वीक होते हैं, तो हार्ट भी वीक हो सकता है ना। लाइट आया क्या? तो एजिंग के साथ सारे ऑर्गन्स वीक होते हैं, हार्ट भी वीक हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए कार्डियक आउटपुट क्या होगा, बाउंड टू फॉल। पर कितने लेवल पे वो कार्डियक आउटपुट फॉल किया वो डिपेंड करता है, वो हम लोग डिसाइड करके बता पाते हैं कि ये नॉर्मल फंक्शन कितना कर पाएगा, है ना। लाइक दैट पर डे हम लोग जीएफआर जानते हैं 180 लीटर, है ना। अब 180 लीटर से जितना फॉल करेगा किडनी का फेल्योर लेवल बढ़ता जाएगा, समझ रहे हैं। इस तरीके से रीनल फेल्योर होता है। तो रीनल फेल्योर मतलब क्या हो गया, किडनी अपना जीएफआर कितना मेंटेन कर रहा है, परसेंटेज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ जीएफआर या कैपेसिटी टू मेंटेन 100% या बिलो 100% ऑफ जीएफआर इज ए मेजर ऑफ रीनल फेल्योर। ठीक है, यहां तक नोट कीजिए, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। परसेंटेज फॉल इन जीएफआर मेंटेनेंस is a measure of renal failure. Percentage fall in GFR maintenance is a measure of renal failure. Correction. मैनेजमेंट होता है इसमें। रीनल फेल्योर से मतलब क्या एबनॉर्मेलिटी आएगा, एबनॉर्मेलिटी आएगा बॉडी में यूरिया बढ़ने लगेगा, मेजर एबनॉर्मेलिटी यही आएगा। सॉल्ट को हम लोग बैलेंस कर सकते हैं, जब सॉल्ट इंटेक घटा देंगे तो बॉडी में सॉल्ट प्रोडक्शन वेस्ट की तरह कम होगा। सॉल्ट क्या है, आयंस ही तो हैं, और इन आयंस का बॉडी में रिक्वायरमेंट होता है। तो अगर लिमिटेड क्वांटिटी में आयन, उतना ही आयन अगर हम बॉडी में इंटेक कराएं जितना कि डेली यूज है, तो सॉल्ट वेस्ट की तरह निकलना घट जाएगा। इस तरीके से किडनी के इस फंक्शन को हम लोग बैलेंस कर सकते हैं, बट वी कैनॉट मेंटेन, वी कैनॉट रिड्यूस द यूरिया बाय दिस मीन्स। हम कोई भी ऐसा तरीका नहीं अप्लाई कर सकते जो नॉन इन्वेसिव है, बॉडी के अंदर में पंक्चर वगैरह नहीं करे और यूरिया को घटा दें, ऐसा काम नहीं कर सकते। तो इस करेक्शन के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, हीमोडायलिसिस, या इसे सिंपली हम कहते हैं डायलिसिस। The correction is management to reduce urea. We do hemodialysis. नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए,
ये है फिगर जिस चीज का, वो है ए डायलिसिस यूनिट। ये है एक डायलिसिस यूनिट। अब इस डायलिसिस यूनिट में, इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग डायलिसिस यूनिट कर रहे हैं, इसमें एक पोर्शन ऐसा होता है, एक ट्यूब ऐसा होता है जिसमें कि हम ब्लड इनपुट करते हैं, और एक पॉइंट ऐसा होता है जिससे ब्लड आउटपुट निकलता है। तो ब्लड इनपुट करने के लिए हम लोग एक सुटेबल आर्टरी ढूंढते हैं, फ्रॉम ए सुटेबल आर्टरी ऑफ पेशेंट। जिस पेशेंट का रेनल फेलियर हुआ पड़ा है, किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा है, तो यानी वो क्या नहीं कर पाएगा, यूरिया ठीक से एलिमिनेट नहीं कर पाएगा। बॉडी में यूरिया बढ़ गया तो ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत गड़बड़ हो जाएगा और बॉडी स्वेल करने लगेगा, बॉडी फूलने लगेगा। तो इसलिए इस यूरिया को बॉडी से बाहर निकालना जरूरी है। इसीलिए क्या करते हैं, एक सुटेबल आर्टरी से हम लोग ब्लड इनपुट करते हैं डायलिसिस यूनिट पे। ठीक है, अब डायलिसिस यूनिट में ब्लड आने के बाद, इसको रेड कलर से दिखाएं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। एंटर करने के बाद ये आता है एक लॉन्ग हाईली कॉइल्ड ट्यूब में। ये एक लॉन्ग हाईली कॉइल्ड ट्यूब से होते हुए गुजरता है। ठीक है, हाईली कॉइल्ड ट्यूब से होते हुए गुजरता है और गुजरकर बाहर की ओर जाएगा। अब यहां ध्यान दीजिए, ये जिस ट्यूब का बना हुआ है, इस ट्यूब को हम लोग कहते हैं, ये मटेरियल, एक्चुअली मटेरियल है सेलोफेन पेपर। ये पेपर पोरस होता है और इस सेलोफेन पेपर के ट्यूब के बाहर एक फ्लूइड फील्ड रहता है। और इसको कहते हैं डायलिसिस फ्लूइड। इस डायलिसिस फ्लूइड का वही कंपोजिशन होता है जो प्लाज्मा का होता है, विथ डिफरेंस कि इसमें यूरिया होता है 0, नील। तो ब्लड यहां से जब फ्लो करेगा, तो ब्लड का प्लाज्मा इससे फ्लो कर रहा है फॉर्म्ड एलिमेंट्स के साथ। इसका पोर इतना बड़ा नहीं है कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स बाहर आ सके, तो नतीजा क्या होगा, प्रेशर के कारण इसके साथ साथ चलेगा। लेकिन इसके थ्रू जब प्लाज्मा पास कर रहा होगा, तो इस प्लाज्मा में प्रेजेंट यूरिया यहां से बाहर निकलता जाएगा, यूरिया बाहर निकलता जाएगा। जब तक ये डायलिसिस यूनिट में रहेगा, यूरिया निकल के, ब्लड में से निकल के सेलोफेन पेपर के थ्रू बाहर निकल के आएगा कहां, डायलिसिस फ्लूइड। ठीक है, और इसके बाद जब ब्लड बाहर निकलेगा, इसमें यूरिया काफी कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस यूनिट को बहुत बड़ा हम नहीं कर सकते, छोटा सा यूनिट होता है, बहुत बड़ा नहीं होता। तो नेचुरली क्या है, इन ए वन गो, एक सर्कल में हम मैक्सिमम यूरिया एलिमिनेट नहीं कर सकते। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको कई बार साइकिल रन करना पड़ेगा, 8-10 कम से कम साइकिल रन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जितनी बार ये ब्लड इसके थ्रू होकर फ्लो करेगा, उतना ज्यादा यूरिया बाहर जाएगा। ठीक है, अब एक चीज समझिए, समय के साथ ब्लड में से यूरिया निकल के जब डायलिसिस फ्लूइड में आ रहा है, तो समय के साथ ब्लड में यूरिया कम और डायलिसिस फ्लूइड में बढ़ता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा, ब्लड और डायलिसिस फ्लूइड में यूरिया का वैल्यू बराबर हो जाएगा। तो हम लाख इसमें से ब्लड पास कराएं, क्या डायलिसिस फ्लूइड में यूरिया जाएगा, नहीं जाएगा। तो उसके लिए उस समय क्या कहता है, ये एक ड्रेन पॉइंट है, इससे आप क्या कीजिए, इस डायलिसिस फ्लूइड को बाहर निकाल के डिस्कार्ड कर दीजिए और फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड
यहां से इनपुट कर दीजिए। ये जो डायलिसिस होने के बाद फ्लूइड बचा उसको बाहर निकाला और उतनी ही मात्रा में डायलिसिस फ्लूइड अंदर से इनपुट कर देते हैं। नतीजा क्या होगा? फिर से यूरिया का वैल्यू डायलिसिस फ्लूइड में काफी कम हो जाएगा, क्योंकि फ्रेश फ्लूइड में तो है नहीं। फिर क्या होगा? जब ब्लड इससे गुजर रहा होगा, यूरिया इससे बाहर जाता रहेगा। ठीक है? और जब सफिशिएंट यूरिया फॉल कर जाएगा, तब हम इस रास्ते इस ब्लड को पेशेंट के बॉडी में भेज देंगे। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है। आप शायद जानते हैं, जैसे ही ब्लड बॉडी से बाहर आएगा, ये क्लॉट करने लगेगा, क्लॉट कर जाएगा। जैसे ही ब्लड बॉडी से बाहर आएगा, क्लॉट करने लगेगा। इसीलिए जिस पॉइंट पे आर्टरी से जैसे ही ब्लड बाहर आया, इसमें हम लोग एक एंटी कोआगुलेंट मिक्स करते हैं और इसका नाम है हेपेरिन। ये केमिकल है हेपेरिन। हेपेरिन के मदद से ब्लड को क्लॉट करने से रोकते हैं। तो जब तक ब्लड बॉडी से बाहर है, हम हेपेरिन के इफेक्ट में रखते हैं और इस वजह से ये ब्लड फ्लूइड ही रहता है, इसमें फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट नहीं कर पाता। ठीक है? अब हमारा काम हो चुका। अब क्या करेंगे? इस ब्लड को यहां से लेकर आएंगे और ये है बबल बस्टर। बबल करने का मतलब है एयर बबल। इस एयर बबल को हमको डिस्ट्रॉय करना है। रीजन क्या है? आप जानते हैं कि कोई भी चीज बॉडी से बाहर जहां पर भी है, एटमॉस्फेरिक एयर के कांटेक्ट में है। नेचुरली ब्लड जब यहां से फ्लो कर रहा होगा, एटमॉस्फेरिक एयर इसमें घुसेगा ही घुसेगा। ठीक है? अब अगर इस ब्लड को अगर डायरेक्टली पेशेंट के बॉडी में दे देंगे, तो ब्लड के साथ एयर चला जाएगा। तो हमको इसको रिमूव करना है। देखते होंगे कभी भी किसी को ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड देते हैं जब, तो एक छोटा सा एलिमेंट रहता है जहां पे एक व्हील लगा हुआ रहता है और व्हील से उसके रेट को कम बेसी करते हैं। और देखिएगा व्हील जहां पे है, ठीक उसके नीचे ट्यूब डिसकंटिन्यूड रहता है ना, और ड्रॉप वाइज वहां पे फ्लूइड गिर रहा होता है। वो इंटेंशनली दिया हुआ रहता है। जब ड्रॉप वाइज यहां पे फ्लूइड की जगह पे ब्लड गिरेगा, है ना, यहां पे गिरेगा, यहां ऑलरेडी ब्लड का एक लेयर है, जैसे ही इस पे ब्लड गिरेगा ऊपर से ड्रॉप वाइज, तो ये फैलेगा, होगा ना। ऊपर से ब्लड गिरेगा, ऊपर से लिक्विड करेगा तो फैलेगा। फैलेगा तो क्या होगा? एयर का डेंसिटी क्या होगा? ब्लड के डेंसिटी से काफी कम, इसलिए ऊपर में ही एयर रह जाएगा और यहां से कंटिन्यूड ब्लड रहेगा। समझ गए? दिस सिंपल डिवाइस कैन बर्स्ट द बबल्स। ये एयर फ्री कर देगा। अब इससे पहले कि ये ब्लड उसके पेशेंट के वेन में जाए, हम यहां पे ऐड करेंगे एंटी हेपेरिन, जो हेपेरिन को ब्रेक कर देगा। वहां हेपेरिन ऐड करके इसमें ब्लड इनपुट किए, यहां एंटी हेपेरिन ऐड करके हेपेरिन को डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है? इससे फायदा, अब जब ब्लड बॉडी में उसके एंटर करेगा, उसका क्लॉटिंग पोटेंशियल पहले जैसा बरकरार रहेगा। अब अगर कहीं पे उसको कट छिल जाता है, उसका ब्लड क्लॉट कर पाए। दिस इज हाउ द डायलिसिस यूनिट वर्क्स। ठीक है? दिस इज हाउ द डायलिसिस यूनिट वर्क्स।